हेलो एवरीवन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 11th का चैप्टर 21 जो कि मेरी वीडियोस में अब इसकी चल रही हैं, इसका पार्ट 4। आज इस वीडियो का टॉपिक है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स अलोंग द एक्सॉन। कोई भी नर्व न्यूरॉन का स्ट्रक्चर सब बच्चों ने देखा हुआ है। ये न्यूरॉन इट हैज़ मैनी डेंड्रॉन एंड डेंड्राइट्स एंड वन एक्सॉन। तो जो एक्सॉन है ऑल्सो कॉल्ड नर्व फाइबर। तो इसमें नर्व इम्पल्स का कंडक्शन यहाँ एक्सॉन के अलोंग किस तरीके से होगा वो इसमें आज की वीडियो में है। इसमें सबसे पहले कि नर्व इम्पल्स क्या है। देखो, कभी जो सडन प्रोसेस होती है, सडन प्रोसेस का मतलब हम लोग चल रहे हैं, कोई नुकीली चीज़ पैर के नीचे आ गई, हमारा पैर पीछे हट जाता है, या हम गर्म चीज़ कोई अचानक सडन लग गई तो हमारा हाथ हट गया, यानी कि प्रोसेस हो गई और ब्रेन को बाद में महसूस हुआ। तो इसका मतलब वो प्रोसेस किसके थ्रू हुई? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, ब्रेन के थ्रू नहीं हुई है। तो ये जो सडन प्रोसेस हो गई वो तो कहलाएंगी रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में ऐसे क्या प्रोसेस हुई कि जो एक्शन हुआ, हमारे हाथ का एक्शन, पैर का एक्शन या ब्लिंकिंग ऑफ आई, सडन जो एक्शन हुआ उसको क्या मतलब, उसकी मैकेनिज्म क्या है, वही क्या कहलाएगी? नर्व इम्पल्स। ठीक है। तो नर्व इम्पल्स को अगर एक्सॉन में हम नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड कंडक्शन को देख रहे हैं तो इसके पहले दो स्टेप हम पढ़ेंगे। रेस्टिंग पोटेंशियल, या इसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और सेकंड क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में नर्व फाइबर होता है पोलराइज्ड, प्रोसेस को पोलराइजेशन, और एक्शन पोटेंशियल में दो प्रोसेस होती हैं, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। अब सबसे पहले इसका जो नर्व फाइबर है या एक्सॉन है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्शन में क्या प्रोसेस हो रही है। तो सबसे पहले हेडिंग है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से पहले इसकी मैकेनिज्म से पहले इसका स्ट्रक्चर देखो कि नर्व फाइबर के अंदर का जो फ्लूइड है वो एक्सोप्लाज्म, इसके मेम्ब्रेन को बोलते हैं एक्सोलीमा, और बाहर का जो फ्लूइड होता है, ये बाहर जो फ्लूइड मैंने बनाया हुआ है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं इसे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड या ECF, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इसको बोला जाता है। इसमें एक्सोप्लाज्म में या इंटरस्टिशियल फ्लूइड का पहले देखो, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन, मतलब सोडियम आयन की कंसंट्रेशन अंदर से मीन्स एक्सोप्लाज्म से 10 to 14 टाइम्स मोर होती है, और एक्सोप्लाज्म में पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन, मतलब नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं, यहाँ पर क्लोराइड आयन है, तो पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन बाहर फ्लूइड से 30 से 35 टाइम्स मोर होती है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अंदर हाई पोटेशियम आयन है, लो सोडियम आयन, बाहर कैसा होता है? लो पोटेशियम आयन, हाई सोडियम आयन, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। पर चार्जिंग जो होती है बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में +70 मिलीवोल्ट का चार्ज बाहर है, और इतना ही नेगेटिव -70 मिलीवोल्ट का नेगेटिव चार्ज है। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चार्ज इतना होता है। अब रेस्टिंग कंडीशन में जब कोई भी एक्शन नहीं चल रहा है उस समय क्या होता है, मतलब इस मेम्ब्रेन के ऊपर 3 गेटेड चैनल और होते हैं, सोडियम गेटेड चैनल, पोटेशियम गेटेड चैनल, और एक होता है सोडियम पोटेशियम ATPase चैनल। इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम ATPase, सोडियम पोटेशियम ATPase चैनल। ठीक है। रेस्टिंग कंडीशन में सोडियम गेटेड चैनल बिल्कुल बंद, पोटेशियम गेटेड चैनल थोड़ा सा खुला होता है। ध्यान रखना, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है वो पोटेशियम आयन के लिए हाईली परमिएबल है और सोडियम आयन के लिए कम परमिएबल है। तो पोटेशियम आयन रेस्टिंग कंडीशन में कोई एक्शन नहीं चल रहा है अभी, ये पोटेशियम आयन धीरे धीरे बाहर जाते रहते हैं। एक समय ऐसा आता है कि सारे के सारे पोटेशियम आयन बाहर चले गए, सोडियम आयन पहले से ही बाहर थे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो मतलब मेम्ब्रेन है थोड़ी सी सोडियम आयन के लिए परमिएबल हो गई, तो सोडियम आयन धीरे 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 करके अंदर आने लगते हैं, जो कि चार्ज उल्टा हो गया, अंदर मतलब बाहर पोटेशियम आयन हो गया, अंदर सोडियम आयन। तो जैसे ही उल्टा होता है अपोजिट, इस कंडीशन में ये पोलराइज्ड हो गया, मतलब इसको बोलते हैं पोलराइज्ड, और मैकेनिज्म को बोलते हैं पोलराइजेशन। पर अपनी नॉर्मल कंडीशन में लाना है, क्योंकि अंदर पोटेशियम आयन को लाना है, बाहर सोडियम आयन को लाना है। तो उसके लिए क्या होगा कि ये सोडियम पोटेशियम जो ATPase चैनल है वो एकदम एक्टिव हो गया,
और एक्टिव होते ही अब ये क्या करेगा, क्योंकि एटीपीएज है तो एनर्जी इसके पास है ही, तो ये क्या करता है कि जो सोडियम आयन आए हैं 3 सोडियम आयन को बाहर निकालेगा, 2 पोटेशियम आयन को अंदर लाएगा, तब जाके ये बैलेंस होगा, फिर से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं वही रेस्टिंग पोटेंशियल, और प्रोसेस को बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप रेस्टिंग कंडीशन में भी काम करता है और एक्शन में भी करेगा, मतलब इसमें तो कर ही रहा है, एक्शन में भी करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम कि अगर कोई भी, ये तो रेस्टिंग कंडीशन में हम बैठे हुए हैं, कुछ भी है तो रेस्टिंग कंडीशन में प्रोसेस चल रही है। अब हम आते हैं कि अगर कोई भी स्टिमुलस, चाहे हम लोगों को करंट लगता है, चाहे कोई तेजाब, मतलब कोई चीज़ गिरती है तो एक्शन हो रहा है, तुरंत एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर स्टिमुलस अगर इतना स्ट्रॉन्ग मिल रहा है, कहीं भी सेंस ऑर्गन्स पे स्टिमुलस इतना स्ट्रॉन्ग मिल रहा है कि जो +70 मिलीवोल्ट का चार्ज था वो गिरकर एकदम +45 मिलीवोल्ट रह जाए। ध्यान रखना, चार्ज गिर के +70 मिलीवोल्ट से अगर +45 मिलीवोल्ट अगर रह जाता है तो सोडियम गेटेड चैनल पहले थोड़े से खुलते हैं, सोडियम आयन का अंदर आना शुरू हो जाता है, पर चार्ज क्योंकि इतना गिरा है तो एकदम सोडियम गेटेड चैनल तुरंत पूरे खुल जाते हैं। पोटेशियम आयन पहले से ही अंदर थे, सोडियम आयन तेजी से सारे अंदर आ गए, तो अंदर जो चार्ज -70 मिलीवोल्ट का था एकदम चार्ज बढ़कर +30 से 35 मिलीवोल्ट हो गया। सोचो, अंदर जो नेगेटिवली चार्ज था वो अब पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और ये अपनी नॉर्मल कंडीशन से बिल्कुल अपोजिट, बाहर नेगेटिव चार्ज हो गया, अंदर पॉजिटिव चार्ज। इसको बोलते हैं डीपोलराइज्ड। इसको क्या बोलोगे, डीपोलराइज्ड। और मेम्ब्रेन को मतलब इस प्रोसेस को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है कि द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस across the plasma membrane at the site A is called action potential, और also called, इसी को क्या बोलते हैं भाई, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स। यही नर्व इम्पल्स। अब ये सबको समझ में आ गया होगा। अब इस मेम्ब्रेन की और स्टिमुलस का, मतलब मेम्ब्रेन का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ये आगे कंडक्ट कर देती है, तो जब ये स्टिमुलस आगे कंडक्ट होगा, ये आगे कंडक्ट होगा, तो आयंस का फ्लो बाहर की साइड जो होता है बी पॉइंट से ए की तरफ, और अंदर वाला होता है ए से बी की तरफ। ये सबको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें क्या होता है कि जब स्टिमुलस आगे फ्लो हो जाएगा तो पीछे स्टिमुलस नहीं बचा, और पीछे स्टिमुलस बचा नहीं, और अंदर हो गया +35 मिलीवोल्ट था और बाहर नेगेटिव चार्ज था जो कि डीपोलराइजेशन में है, तो एकदम क्या होगा, सोडियम गेटेड चैनल एकदम बंद, पोटेशियम गेटेड चैनल तेजी से खुलेंगे, और सारे के सारे पोटेशियम आयन बाहर, पूरे के पूरे सारे पोटेशियम आयन सारे बाहर, और सोडियम आयन पहले ही अंदर थे। सोडियम पोटेशियम थे, पोटेशियम क्योंकि जब स्टिमुलस खत्म हो गया तो सोडियम गेटेड चैनल बंद हो गए और सारे पोटेशियम आयन बाहर, जो कि नॉर्मल से उल्टा है। तो इस केस में फिर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल फिर एक्टिव होगा, और एक्टिव होते ही क्या करेगा, 3 सोडियम आयन को, जैसे मैंने यहाँ बताया था, 3 सोडियम आयन को बाहर निकालेगा, बदले में 2 पोटेशियम आयन को अंदर लाएगा, तब जाके ये नॉर्मल कंडीशन होगी दोबारा से, फिर से। इसलिए इसको बोलते हैं, यहाँ पर इसको क्या बोलोगे, रीपोलराइज्ड, और प्रोसेस को बोलोगे रीपोलराइजेशन। तो इसी तरीके से कॉन्टिन्यूसली ये इम्पल्स आगे की तरफ फ्लो करता चला जाएगा, पीछे का जो है फिर से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। तो यही कैसा होता है कि जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, यहाँ तो जनरेट हो रहा है, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स बाय द प्रोसेस को क्या बोलोगे, एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कई बार पूछते हैं, नीट में भी कई बार क्वेश्चन आया है कि कितने सोडियम आयन बाहर हैं अंदर हैं, तो ध्यान रखना बुक में ये थोड़ा सा मेंशन अच्छी तरीके से एनसीईआरटी में इसको नहीं किया हुआ है। बच्चे कहते हैं सोडियम आयन तो बाहर हैं, तो सोडियम आयन अंदर जाने चाहिए, और पोटेशियम आयन जो है अंदर है वो बाहर जाने चाहिए। नो, ये जब उल्टा हो जाता है तब 3 सोडियम आयन को बाहर निकालेगा और बदले में 2 पोटेशियम आयन को अंदर लाएगा, तब वो होता है सोडियम पोटेशियम पंप। और जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, मतलब ये ग्राफ बनाएंगे, -70 मिलीवोल्ट से स्टार्ट करो, एकदम +30, ये +30, और जब ये माइनस में होगा तो एक बार के लिए -70 ना होके 60 हो जाएगा ये, तब जाके अपनी नॉर्मल पोलराइज्ड में आएगा। तो ये डीपोलराइजेशन, ये पीक पोटेंशियल जो +30 का हो गया था अंदर, और यहाँ पर जब
ये पोटेशियम आयन जब बाहर आएंगे तो एक बार को -70 से एकदम -60 आ जाएगा। इसको बोलते हैं हाइपर पोलराइज्ड। ये पोलराइज्ड, ये रीपोलराइज्ड, ये डीपोलराइज्ड, ये पीक पोटेंशियल और ये हाइपर पोलराइज्ड। ठीक है, इसको मैं एक बार थोड़ा सा और बता देती हूँ, मतलब यहाँ पे इसका डायग्राम, क्योंकि कई बार बच्चे जो हैं ये चीज़ पूछते हैं। ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इधर मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 से हम लेकर चलें ये इस तरीके से, तो ये +30 होगा यहाँ पर, +30 पीक पोटेंशियल, ये पीक पोटेंशियल, ये डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, इधर होगा रीपोलराइजेशन। ठीक है, ये हाइपर पोलराइज्ड की एक कंडीशन ऐसी आएगी, अंदर -70 ना रोक के कैसा हो जाएगा -60, हाइपर पोलराइज्ड और ये पोलराइज्ड। तो ग्राफ के थ्रू भी इसको हम समझा सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट इसके आगे का अगली वीडियो में। ओके बेटा, थैंक यू।